आप देख रहे हैं वर्षा गर्ल क्लासेस। ओके, यू नो वेरी वेल कि हमारे इनकम टैक्स में कितने हेड्स हैं? 5 हेड्स हैं। फर्स्ट सैलरी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, जैसे कि आपको मैंने यहाँ बताया है कि सेक्शन 22 से लेकर हमारे ये देखो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक हमने इसमें रीड करना है। ओके, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के फर्स्ट सेक्शन 22 में हम इसको रीड करेंगे। क्योंकि देखो किसी भी हेड का जो फर्स्ट सेक्शन होता है ना, वो उसका चार्जिंग सेक्शन होता है। मैं आपको इसके बारे में अगर डिटेल में बताऊंगी। देन हम क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या पढ़ेंगे हम, 23 सेक्शन में पढ़ेंगे। और जैसे कि डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, सैलरी हेड में हमें जो डिडक्शन मिलती है, वैसे ही हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम रीड करेंगे स्पेशल प्रोविजन फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। ये जैसे जैसे हम करते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, उसके बाद हम रीड करेंगे को ओनरशिप एंड डीम्ड ओनरशिप 26 और 27 सेक्शन में। ओके, अब देखेंगे हम सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन होता क्या है। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, किसी भी हेड का फर्स्ट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये हमें क्या बताता है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कि यदि आप ये नीचे दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो तो ये हमें बताता है कि जो इनकम रिसीव हुई है वो इस हेड में टैक्सेबल क्यों होगी, किस हेड में टैक्सेबल क्यों होगी, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्स में, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल क्यों होगी। ओके, देन और ये कब अराइज होगी इनकम टैक्स में, यानी कि ये जो आपको इनकम जो रिसीव हुई है वो इनकम टैक्स में कब अराइज होगी। ओके, मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और हाँ, आप ये नोट्स है ना उतारते रहना, साइड बाय साइड अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना ताकि आप ये नोट्स साथ के साथ में कर सको। ओके, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, किसी भी हेड का फर्स्ट सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन। वो हमें क्या बताता है कि ये जो इनकम रिसीव हुई है इस हेड में टैक्सेबल क्यों होगी और कब अराइज होगी। देन हमारा आता है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू होता क्या है, पूरे हेड के अंदर इनकम का मतलब यहाँ एनुअल वैल्यू से होगा। कहाँ किससे होगा, एनुअल वैल्यू से होगा। यानी कि ये जो एनुअल वैल्यू है कब अराइज हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, देयर प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। यानी कि जो आपकी ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है कि जिस प्रॉपर्टी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका घर है, ठीक है, अब आपका घर है, कोई भी घर है, अब आप अपने घर को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हो क्या, नहीं लेकर जा सकते ना। तो ये क्या होनी चाहिए, एक आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो मैंने आपके लिए स्वीट सा प्यारा सा घर भी बनाया है। अब आप इस घर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हो, नहीं लेकर जा सकते ना। उसी तरह ये क्या कह रहे हैं कि एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या होना चाहिए, आपका एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होनी चाहिए, देखो ये मैंने आपको बताया, बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट ऑन लैंड। गॉट इट, ध्यान से सुनिएगा, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट ऑन लैंड। जैसे कि मैंने ये देखो आपके लिए स्वीट सा घर बनाया है, ये क्या होना चाहिए, बिल्डिंग पर बना हुआ है, कहीं आसमान में तो नहीं बना हुआ ना। सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट ऑन लैंड, यानी कि जो आपकी बिल्डिंग है वो बनी हुई होनी चाहिए। तो उससे आने वाली जो इनकम क्या होगी, हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगी, जो आपने उसको रेंट पे चढ़ाया। सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट ऑन लैंड जो मैंने आपको बताया है, ये क्या हो सकता है,
आपको कोई रेजिडेंशियल हाउस भी हो सकता है, रेजिडेंशियल भी हो सकता है, फ्लैट से आपकी कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकती है, कोई शॉप्स हो सकती है। बिल्डिंग में ये सब चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। ओके, बिल्डिंग में हम क्या क्या शामिल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोबारा मैं आपको बोल रही हूँ। बिल्डिंग में हम क्या क्या शामिल करेंगे, रेजिडेंशियल, फैक्ट्री बिल्डिंग हो सकती हैं आपकी, ऑफिसेज हो सकती हैं, शॉप्स हो सकती हैं, या कुछ भी हो, अदर एटसेट्रा। ओके, लैंड, इसके बाद आते हैं लैंड अपरटेनेंट। लैंड अपरटेनेंट देयर टू, यहाँ लिख लेना आप, लैंड अपरटेनेंट देयर टू, यानी कि मान लो अब आपने कोई घर रेंट पे लिया, ओके, आपने कोई घर रेंट पे लिया है, तो उसके साथ जो आपको पार्किंग के लिए जो स्पेस मिला है, अब ये तो है नहीं कि आपने घर रेंट पे ले लिया है लेकिन आपको वो पार्किंग के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, या फिर आपको चलने फिरने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा भाई। तो यानी कि कोई भी लैंड आपके बिल्डिंग से अटैच है तो वो क्या मानी जाएगी, लैंड अपरटेनेंट देयर टू, यानी कि वो भी जो स्पेस है वो उस बिल्डिंग से अटैच होना चाहिए। तो उससे होने वाली इनकम भी हमारी क्या होगी, कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओनली लैंड, अगर आपकी अकेली लैंड है, उसके ऊपर कोई भी सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं है, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं है, खाली जमीन है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज में। और हाँ, यदि आप कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी वो बिल्डिंग बनी नहीं है, तो वो भी कहाँ टैक्सेबल नहीं होगी, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ मैंने आपको क्या बताया, आपकी जो क्या है प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, लैंड अपरटेनेंट देयर टू, यदि कोई भी स्पेस एरिया है आपकी बिल्डिंग से अटैच है तो वो क्या मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे उसको। ओनली लैंड है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। देन एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, क्या होना चाहिए, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। ओनर मीन्स मालिक, जो भी उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने वाला है वो उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो ओनर है, ओनर शुड बी ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में ओनर होना चाहिए, असेसमेंट ईयर में नहीं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप भी साथ साथ में लिखिएगा, प्रीवियस ईयर में ओनर होना चाहिए। ठीक है, असेसमेंट ईयर में नहीं, लिख लीजिएगा आप। लेट्स से, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि ए है, ए ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट की, किसको, बी को। अब ए ने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट की, किसको, बी को। देखो हमारी यहाँ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ओनर क्या है, मालिक है उस प्रॉपर्टी का, मालिक है ना। देखो मैंने आपको यहाँ भी बताया, प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया ना कि असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। असेसी यहाँ पर कौन है, ए क्या है, इस प्रॉपर्टी का ओनर है। ठीक है, उसने किसको दिया, बी को, बी को उसने क्या है, लेट आउट किया। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, उसने क्या किया, बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग क्या है, इमूवेबल है। सेकंड कंडीशन, ए क्या है, इसका प्रॉपर्टी का ओनर है। ठीक है, अब ए ने जो बी को प्रॉपर्टी दी है वो बी से रेंट रिसीव कर रहा है, कौन, ए को जो अब यहाँ बी से इनकम रिसीव हुई है वो कहाँ टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब देखो बी ने आगे किसको लेट आउट किया, सी को, बी ने किसको लेट आउट किया आगे, सी को। अब फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या यहाँ बी ओनर है प्रॉपर्टी का, नो। तो अब जो सी से बी को रेंट मिलेगा तो वो क्या हाउस प्रॉपर्टी में शामिल होगा, नो। कहाँ टैक्सेबल होगा, ये अदर सोर्सेज में। आया समझ में, फर्स्ट ऑफ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेकंड ओनर होना चाहिए ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर। अब ए क्या है, यहाँ पर ओनर है प्रॉपर्टी का, तो कहाँ टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में। सेकंड, यदि बी ने आगे उसको सबलेट किया है तो वो जो बी को जो रेंट रिसीव होगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में।
हमारा सी पॉइंट होता है द प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। प्रॉपर्टी को, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप क्या कर सकते हो, यूज एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी। ठीक है, यदि मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मानी जाएगी उसको शामिल, उसको हम क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इसको हम सेक्शन 23 में, जब मैं आपको सेक्शन 23 करवाऊंगी उसमें देखेंगे। इसको एक थोड़ी टाइम के लिए पेंडिंग रखिए। ओके, आगे आता है हमारा स्पेशल पॉइंट्स। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ दिए हैं, वो क्या है, बिल्डिंग इंक्लूड्स रेजिडेंटल, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस और शॉप्स एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया था सुपर स्ट्रक्चर, याद करो जो मैंने आपको बताया था, बिल्डिंग में क्या हम शामिल करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट मतलब वो बिल्डिंग में हम किसको मानेंगे, यहाँ पर रेजिडेंटल हो गया कोई भी आपका, ठीक है, आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, ऑफिसेज हो गया, शॉप्स एट्सेट्रा। ओके, सेकंड है हमारा रेंट ऑफ वेकेंट लैंड। वेकेंट लैंड से यदि आपको रेंट आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था, याद करो वो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, वेकेंट लैंड से यदि आपको रेंट आ रहा है तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। ओनरशिप मस्ट एग्जिस्ट इन प्रीवियस ईयर, नॉट नेसेसरी टू बी इन असेसमेंट ईयर। मैंने बताया था कि उस प्रॉपर्टी में फर्स्ट पहले क्या होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बताया था ना। सेकंड, ओनरशिप होनी चाहिए, वो भी कब होनी चाहिए, ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, नॉट अ असेसमेंट ईयर। ठीक है, इनकम अर्न्ड बाय असेसी, फोर्थ पॉइंट है हमारा, इनकम अर्न्ड बाय असेसी engaged in business of letting out would be taxable as PGBP। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे PGBP। सबसे पहले देखो ये बोल क्या रहा है, इनकम अर्न्ड बाय असेसी, यदि किसी असेसी का बिजनेस ही खरीदना, बेचना या फिर घर किराए पर लेकर उसको आगे चढ़ाना है, तो भाई देखो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम क्या करेंगे, पीजीबीपी में शामिल करेंगे। आगे है सबलेट रिसिप्ट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए ने बी को, बी ने आगे सी को, ए ने बी को, बी ने आगे वो सी को, वो क्या किया, सबलेट किया। इनकम अंडर हैड अदर सोर्सेज में उसको हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। आगे क्या कह रहा है, हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, यदि आपकी अपनी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, उसको आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अब कोई भी व्यक्ति है खुद से तो कमा नहीं सकता, अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें यदि आप पार्टनरशिप फॉर्म भी है, इन दोनों बताती हूँ आपको। नॉट टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी एज बिजनेस प्रॉफिट आर टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। फॉर एग्जाम्पल, हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, उसके ऊपर आपने बिजनेस प्रोफेशन किया, आपने बिजनेस किया, मैंने आपको देखो ये एग्जांपल भी दिया है, बताती हूँ। मेरी भी कोई बिजनेस प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने उसमें क्या किया, आई एम यूजिंग माई हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ मोबाइल सेलिंग, यानी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को क्या है, मोबाइल को सेल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अपनी प्रॉपर्टी में मैंने एक मोबाइल की शॉप खुली और मैंने उसको यूज़ किया मोबाइल सेल करने के लिए, ठीक है, तो वो मेरा बिजनेस यूज़ के लिए हुआ, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, ये वो इनकम कहाँ चार्ज होगी, पीजीबीपी में, ठीक है, पीजीबीपी में चार्ज होगी, नॉट इनकम टैक्स अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में वो चार्ज नहीं होगी। और हाँ, यदि आप क्या है, पार्टनरशिप फर्म, आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद के लिए, बिजनेस या फर्म के लिए भी यूज़ करोगे ना, बाय फॉर एग्जांपल, यदि मान लो आपने अपनी प्रॉपर्टी को क्या, अपने फ्रेंड्स को रेंट पे दे दिया और आप भी उनके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रेंट पे नहीं मानी जाएगी, तो वो उससे होने वाली इनकम भी क्या मानी जाएगी, पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ हाउस प्रॉपर्टी इज बिल्ट ऑन लीज होल्ड लैंड, इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि इसमें वो क्या बोल रहा है,
यदि आपने कोई भी बिल्डिंग किराए पर ली है और उसके ऊपर आपने क्या किया है, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सुपर स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर देते हैं आपके लिए, देखो जी बहुत ही प्यारा सा आपने क्या किया है, सुपर स्ट्रक्चर उस बिल्डिंग पर क्रिएट किया आपने, उस बिल्डिंग सॉरी उस लैंड पर क्रिएट किया आपने, वो बिल्डिंग बनाई है। तो वो बिल्डिंग से होने वाली इनकम भी क्या मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और वो टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्यूटेड ओनरशिप। अब ये डिस्प्यूटेड ओनरशिप होता क्या है, यहाँ पर हमारे दो केस दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे को ना बहुत ही एक घर चाहिए था। ठीक है, मैंने एक घर रेंट पर लिया और उसकी जो ओनर थी वो दो बहनें थी। दो बहनें फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रितु एंड साक्षी, मेरी ही स्टूडेंट्स हैं, बता देती हूँ आपको। मैंने दोनों बहनों से घर रेंट पे लिया, बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत है। ओके, तो उन्होंने बोला देखो मैडम आप है ना हम एक जो रेंट है ना वो टाइम पर दे देना। मैंने कहा जी बिल्कुल मैम, हम आपको रेंट पे किराया देंगे। ओके, अब उस घर के अंदर जो था रितु रहती थी। ठीक है, दोनों बहनें साथ में नहीं रहती थी, ओनली क्या है रितु रहती थी, और रितु भी उस घर की क्या करती थी, देखभाल करती थी। अब जैसे तैसे महीना कंप्लीट हुआ, मॉर्निंग का टाइम, ठक ठक, तो नॉक नॉक किया किसने, साक्षी ने। मैंने कहा, मैंने दरवाजा खोला, हाँ जी मैडम किराया, किसने बोला, साक्षी ने। मैंने कहा जी बिल्कुल मैम, मैंने किराया दे दिया। ओके, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर डोर ठक ठक, मैंने दरवाजा खोला तो देखा रितु, हाँ जी मैडम रेंट। मैंने बोला आपकी बहन साक्षी को दे तो दिया। तो रितु ने बोला अरे भाई तुमने उसको क्यों दे दिया, हमारी तो आपस में बनती ही नहीं है। अब भाई मुझे क्या पता दोनों की लड़ाई हो रखी है, अब मुझे क्या पता भाई दोनों की लड़ाई हो रखी है, मुझे तो नहीं पता था ना। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या होगा, इफ हाउस इज डिस्प्यूटेड, देखो ये मैंने लिखा है, इफ हाउस इज डिस्प्यूटेड इट्स अ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, जो मिलने वाला जो रेंट है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, हु इज द पोजेशन ऑफ हाउस, जिसके हाथ में इस प्रॉपर्टी का पोजेशन है, जिसके अधिकार में ये प्रॉपर्टी आती है। तो किसके हाथ में प्रॉपर्टी आती है, रितु के हाथ में आती है। तो ये टैक्स किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, रितु के हाथ में, अंडर हैंड ऑफ रितु। ओके, सेकेंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल डिसाइड इफ टू ओनर लिव्स इन द हाउस, यदि दोनों ही बहनें उस घर में रहती हैं, दोनों के हाथ में ही पोजेशन है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। वैसे जिसको मिलता है उसी के हाथ में टैक्सेबल होता है। ओके, अदरवाइज यदि दोनों के ही हाथ में पोजेशन है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि किसके हाथ में ये टैक्स क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ओके, समझ में डिस्प्यूटेड ओनरशिप होता क्या है। आगे आता है हमारा कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है, हाँ कंपोजिट रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, एक घर है मैंने रेंट पे लिया, मैंने रेंट पे दिया, तो वो क्या है नॉर्मल रेंट। नॉर्मल सी बात है भाई, कोई भी घर है किराए पे दिया तो उससे होने वाला क्या है, नॉर्मल रेंट होगा, रिसीव होगा। एक होता है हाउस अलोंग विद अदर फैसिलिटी। हाउस अलोंग विद अदर फैसिलिटी क्या होता है, मान लो मैं दिल्ली में गई, मैंने मुझे ना दिल्ली में सॉरी नहीं, हम नोएडा का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैं नोएडा में गई, मुझे वहाँ ना बहुत खूबसूरत इमारतें दिखी, बहुत प्यारे प्यारे फ्लैट्स दिखे। ठीक है, एसी वगैरह, पार्किंग, प्लांट एंड मशीनरी, पार्किंग फैसिलिटी है वहाँ पे, जिम की सुविधा है, स्विमिंग पूल है, ब्यूटी पार्लर है, सलून है, फर्नीचर फिक्सर्स की फैसिलिटी है उस घर में, मुझे सब कुछ मिल रहा है। ठीक, एसी वैसे सब कुछ मिल रहा है। ओके, तो मैंने मकान मालिक से पूछा जी ये घर कितने का है, तो उन्होंने बोला कि मैडम ये घर तो 50,000 का है। तो मैंने बोला हाँ 50,000 का, सर देखो मुझे ना आपकी ये प्लांट एंड मशीनरी, एसी वेसी, फर्नीचर वगैरह ये फैसिलिटी सब कुछ नहीं चाहिए, आप इनको हटाओ, मुझे ओनली हाउस दे दो। अब मकान मालिक, सुनते रहिए आपने क्या मैंने क्या बोला, यदि मैंने
मकान मालिक को, असेसी को, ओनर को यदि मैंने बोला है कि मुझे ये सब फैसिलिटी नहीं चाहिए, मुझे ओनली आपका जो घर है वो रेंट पर चाहिए, ठीक है। यदि मकान मालिक बोलता है कि हाँ ठीक है आप ओनली घर ले लीजिए, हम आपको देने के लिए रेडी हैं, तो क्या होगा, जो हाउस लेट्स से कि जो कंपोजिट रेंट मिलाकर 50,000 का बनता है, ठीक है, उसमें से हाउस का जो रेंट है 35,000 है, और ये जो फर्नीचर फिक्सर जो फैसिलिटी जो आपको दे रहा है कि वो कितने की 15,000 की है। व्हेन बाइफरकेट इज पॉसिबल, यदि बाइफरकेट पॉसिबल है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हाउस में क्या है, सेकेंड सॉरी, हाउस का जो रेंट है वो कितना हुआ 35,000, और जो प्लांट एंड मशीनरी का कितना है 15,000। अब यहाँ बाइफरकेट का हो रहा है ना, 15,000 की जो फैसिलिटी आपको मिल रही है वो अदर फैसिलिटी मिल रही है, और जो 35,000 की जो फैसिलिटी है वो हाउस 35,000 का जो रेंट है 35,000 जो है हाउस का रेंट है, ठीक है, और अदर फैसिलिटी कितने की है 15,000 की। अब ये बाइफरकेट यहाँ पर क्या है हमारा पॉसिबल है, बाइफरकेट पॉसिबल है, तो ये जो बाइफरकेट पॉसिबल है 15,000, तो ये इफ बाइफरकेट इज पॉसिबल तो वो क्या है 15,000 कहाँ टैक्सेबल होगा आपका अदर सोर्सेज में, और ये जो 35,000 आपका कहाँ टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में। व्हेन बाइफरकेट इज नॉट पॉसिबल, यदि बाइफरकेट पॉसिबल ही नहीं है तो आपका वो कहाँ टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा 50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बाइफरकेट पॉसिबल है तो 35,000 जो यहाँ पे है ये हमारा गाना टैक्सेबल है हाउस प्रॉपर्टी में, और ये 15,000 अदर सोर्सेज में। ओके, समझ में है? दोबारा में आई रिपीट अगेन, कोई भी घर है अलोंग विद फैसिलिटी आपको मिला है, व्हेन बाइफरकेट इज पॉसिबल, लेट्स से हमने यहाँ पे अमाउंट कितने के लिए 50,000 के लिए, ठीक है, यहाँ 15,000 में 35,000 तो आपका हाउस का ही रेंट है, और प्लांट एंड मशीनरी जो अदर अलोंग विद फैसिलिटी है और एम्यूनिटी है वो कितने की है 15,000 की है। यदि आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो तो अदर फैसिलिटी का जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और जो रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में। यदि आप इनको बाइफरकेट नहीं कर सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते, मतलब इनको डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ओके, आगे हम चलते हैं। देखो मैंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा फॉर्मेट है, आप इसको बना लीजिएगा, एक बार आप इसको नोट कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। नोट करें, फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो ये फॉर्मेट है जो मैंने आपके लिए बनाया है, आप ये उतार लें, ये अपनी कॉपी में नोट कर ले पहले इसको। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, फॉर्मेट बनाया पहले, एक जो लेट आउट, जो भी हमने कोई भी घर है उसको हमने लेट आउट किया सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब जाहिर सी बात है कोई इंसान अपने घर में रह रहा है तो वो खुद से कैसे कमाएगा, खुद से तो अर्न नहीं कर सकता ना, तो हम यहाँ पर क्या है ग्रोस एनुअल वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, नील लेंगे। ओके, ग्रोस एनुअल वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, नील लेंगे। सेकेंड, यदि हमने लेट आउट किया हुआ डीम्ड लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, लैंड आउट फॉर अनदर पार्ट, ये थोड़े से भी टाइम के लिए आपने किया तो लेट आउट किया तो वो लेट आउट ही माना जाएगा। ओके, ग्रोस एनुअल वैल्यू, उस घर की हम ग्रोस एनुअल वैल्यू लेंगे जितने भी टाइम वो रेंट पर रहा है, तो पूरे टाइम की हम उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड, उसमें हम लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं, ये म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है जो हमें म्यूनिसिपल अथॉरिटी को पे करने पड़ते हैं, जैसे वो सब साफ़ सफाई करती है, हमारे यहाँ घरों से कचरा लेकर जाती है, तो इसके कुछ चार्जेस होते हैं जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी क्या करती है, डिसाइड करती है, वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं, और उनको हम म्यूनिसिपल अथॉरिटी को हम क्या करते हैं, पे करते हैं। इनको लेस करने के बाद हमारी निकल कर आती है नेट एनुअल वैल्यू। क्या निकल कर आती है, नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे हमें सैलरी के चैप्टर में डिडक्शन मिलती थी ना, ऐसे ही हमें क्या मिलती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी हमें डिडक्शन मिलती है। 30% जितनी भी हमारी NAV निकल कर आएगी ना, उसका 30% कर देंगे हम
डिडक्शन मिल जाएगी और उसके बाद हम इसमें से इंटरेस्ट लेस कर देंगे और फिर ये हमारा निकल कर आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक बार आप ये निकाल लीजिए, बाद में मैं आपको उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्यूटेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कॉम्प्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, देखिए फॉर्मेट में ये सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते कैसे हैं। फॉर्मेट में हमें सबसे पहले क्या निकालनी होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होती है। देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती कैसे है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती कैसे है। देखिए अब आपके पास जैसे कि दो घर हैं, ठीक है, एक को तो आपने क्या कर रखा है, लेट आउट कर रखा है, और सेकंड को आपने क्या कर रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है। क्या कर रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है। ये देखिए एक क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, एक वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वो घर जिसमें आप रह रहे हैं, अदर दूसरा आपने क्या किया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, यानी कि वो घर जो आपने रेंट पर दिया हुआ, ये कहाँ होएगा, अदर केस में होएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको क्या करना है, वो घर जो आपने एक दिन भी किराए पर नहीं चढ़ाया है, आई रिपीट अगेन, वो घर जो आपने एक दिन भी किराए पर नहीं चढ़ाया है मीन्स कंप्लीटली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप उस घर में रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, जिस घर में आप रह रहे हैं आप खुद से तो इनकम जनरेट नहीं कर सकते, तो उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, नील होगी, ठीक है। जिस घर में आप रह रहे हैं उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, नील होगी, ठीक है। अदर केस में, अदर केस वो घर जो आपने लेट आउट किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने लेट आउट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा इरेज कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, ये देखिए अदर केस में एक घर जिसमें आप रह रहे हैं, लेट से आपके पास दो घर है, एक में आप रह रहे हैं, सेकंड जो है आपने लेट आउट किया हुआ है, ठीक है। लेट आउट के केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट। इस एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो हमें सेटिस्फाई करनी होंगी। एक्सपेक्टेड रेंट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट होता क्या है, वो घर जो बड़े आराम से क्या है, रिजोनेबल प्राइस पर किराए पर दिया जा सकता है। रेंट एट विच प्रॉपर्टी may reasonable be expected to be let out from year to year, यानी कि आई रिपीट अगेन, वो घर जो बड़े आराम से रिजोनेबल प्राइस पर किराए पर दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, हमें कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये देखिए एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट। अब आप बोलोगे कि मैम ये फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट होता क्या है। फेयर रेंट, लेट से आपको नोएडा में एक घर लेना है, ठीक है, आपको वहाँ पर एक खूबसूरत सा प्यारा सा फ्लैट आपको पसंद आ गया, ठीक है, तो जहाँ जिस एरिया में नोएडा में आपको वो फ्लैट पसंद आया, ठीक है, सेम वैसे ही फ्लैट की उस लोकेलिटी में क्या वैल्यू है। आई रिपीट अगेन, आपको नोएडा में क्या है, एक फ्लैट पसंद आ गया, ठीक है, और आप उसको रेंट पे लेना चाहते हो, सेम एज इट इज वैल्यू उसी जो फ्लैट की है आपकी उस लोकेलिटी में क्या है, तो वो क्या होगा, उसका फेयर रेंट होगा, ठीक है। फेयर रेंट को आप क्या किस नेम से जान सकते हैं, और फेयर रेंट इज ऑल्सो नोन एज रिजोनेबल रेंट और रिजोनेबल लेटिंग वैल्यू, इसको हम दो नाम से और जानते हैं। आई रिपीट अगेन, फेयर रेंट इज ऑल्सो नोन एज रिजोनेबल रेंट और रिजोनेबल लेटिंग आउट, सॉरी लेटिंग वैल्यू। ओके, सेकेंड, हम फेयर रेंट तो हमें पता लग गया क्या है, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। सेकेंड, म्यूनिसिपल रेंट। म्यूनिसिपल रेंट होता क्या है, ये जो म्यूनिसिपैलिटी होती है जो हमें फैसिलिटीज़ देती है, तो वो क्या है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी उस हाउस की क्या करती है, वैल्यू डिसाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू एज पर डिसाइड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ, वैल्यू एज पर डिसाइड कौन करते हैं, यहाँ पर म्यूनिसिपल अथॉरिटी करती है।
म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा वो क्या है, वैल्यू डिसाइड की जाती है, ठीक है। अब फिर इन दोनों में कंपेयर किया जाता है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा हम यहाँ लेंगे। फिर वो जो अमाउंट आपकी निकल कर आई है वो क्या होगी, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर की जाएगी। लेट्स से आपने सोचा था कि मुझे नोएडा में रेंट लेने, आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या होगी, 50 की हो जाएगी इसकी, मैं लिख देती हूँ क्या हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपने सोचा क्या होगा, ज़्यादा ये 50 के ले लेगा, ओके। और म्यूनिसिपल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या है, लेट से हम ले लेते हैं 70,000, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, मैं लिख रही हूँ 70,000, मैं 70 के लगा रही हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में से जो हायर होगा वो हम क्या लेंगे, यहाँ पर वो अमाउंट ले लेंगे। या अमाउंट क्या आ गई, दोनों में से हायर है, हमने 50,000 और 70 के को कंपैरिजन किया, कितना आया 70,000, कितना आ गया 70,000, ओके। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। अब जो ये हमारी जो हायर अमाउंट निकल कर आई है वो क्या है, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया जैसे कि आपको क्या है, नोएडा में घर पसंद आया, आपने आइडिया लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले लेगा, 50 ले लेगा, लेकिन उसने क्या है 70,000 मांग ली। ओ माय गॉड, 70,000 ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, वो क्या होता है 1963 का रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। आप उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं ले सकते, यानी कि जो ये हायर अमाउंट जो आपकी निकल कर आई है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये कौन डिसाइड करता है, रेंट कंट्रोल एक्ट 1963 ये डिसाइड करता है। यानी कि अब इन दोनों में से जो कम होगा, अब इन दोनों में से जो कम होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। लेट्स से जो हमारा स्टैंडर्ड रेट हम ले लेते हैं 60,000, ठीक है। कितना ले लेते हैं हम यहाँ पे 60,000। अब इन दोनों में से जो विच आवर इज लो, पहले हमने क्या किया, आई रिपीट अगेन, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट में से जो हायर होगा वो हम यहाँ ले लेंगे। अब ये जो हायर अमाउंट हमारी निकल कर आई है उसको हम किससे कंपैरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों में से जो भी लोअर रेट होगा उसको हम क्या मानेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रेंट तो हमारा निकल कर आ गया। अब एक्सपेक्टेड रेंट जो हमारा निकल कर आया है इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। टेंशन नहीं लेने का, आपके क्वेश्चन में दिया होगा एक्चुअल रेंट, ये आपको निकालना नहीं है, ओके। एक्चुअल रेंट, आपका एक्चुअल रेंट यदि एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, आई रिपीट अगेन, आपका एक्चुअल रेंट क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, तो जीएवी आपकी क्या होगी, जीएवी से मतलब है यहाँ पे ग्रोस एनुअल वैल्यू, जो मैंने आपको भी फॉर्मेट में बताई है, ओके। तो आपकी जीएवी यहाँ पे क्या होगी, एक्चुअल रेंट जो भी होगा आपका, ठीक है। इफ यदि आपकी जो एक्चुअल रेंट है वो क्या है, कम है, क्या है, एक्चुअल रेंट आपका क्या है, कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तब आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है, इज इट ड्यू टू वैकेंसी फॉर होल और पार्ट ऑफ ईयर। यदि जो आपका एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, यदि यस, तो आपका जीएवी क्या होगा, एक्चुअल रेंट होगा। AR मैंने यहाँ शॉर्टकट फॉर्म में यूज़ किया, अब तो आप समझ ही गए होंगे, एक्चुअल रेंट होगा। और यदि ये ड्यू टू वैकेंसी नहीं है तो आपका जीएवी यानी कि ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखने वाली बात है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं या उनको बताया नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक आइकन बनाओगे, ओके। यहाँ मेरे से ड्राइंग तो अच्छी नहीं बन रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ, ओके। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऐसे शक्ल बनाएंगे अपनी, ठीक है। और मान लो लेट से रितु देख रही है, सचिन देख रहा है, कोई भी बच्चा देख रहा है, वो यहाँ पर ऐसे शक्ल बनाएगा और क्या लिखेगा साइड में, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। क्या करोगे, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। पहले अपना नेम लिखा, डैश 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 जो भी आपका नेम है, साइड में लिखो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। क्यों, यदि आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आता है एक्चुअल रेंट से, आई रिपीट अगेन, यदि आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ रहा है
एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ रहा है एक्चुअल रेंट से, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। आई रिपीट अगेन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ PER, आप सब बच्चे लिख लें प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। मैम हाँ जी मैम, हाँ जी, बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकलता कैसे है। अरे भाई मैं किस लिए बैठी हूँ, आपको बताने के लिए तो बैठी हूँ। ओके, अब ये फॉर्मेट आप उतार लो ताकि मैं आगे आपको बता सकूँ, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ये लो मैं ये रब कर देती हूँ एक बार, तब तक आप ये फॉर्मेट अपनी नोटबुक में उतारिए। नोटबुक तो साथ में लेके बैठे हो ना भाई, जो बच्चा सुन रहा होगा उसको ऐसे समझ नहीं आएगा, अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जिस बच्चे को थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा हो वो वीडियो को पॉज करे या बैक करे, आप दोबारा देख सकते हैं। ओके, ये लो भाई, अब आप इसको अपनी नोटबुक में उतारो। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट को निकाला कैसे जाता है। आई थिंक आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट को निकाला कैसे जाता है। ये देखिए प्रोपोर्शनेट, जहाँ मैंने आपको बोला था ना अभी दिमाग की बत्ती जलाओ, जला लिया आपने दिमाग की बत्ती। प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने के हमारे पास क्या है, 2 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं। देयर आर 2 स्टेप्स इन दैट द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू कंप्यूट दैट प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। आई रिपीट अगेन कि यहाँ सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने के 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है हमारा ये, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट इंक्लूड सेल्फ ऑक्यूपाइड। यानी कि सिंपल सी बात शाह में बोलूँ तो मैं आपको जितना टाइम आप उस घर में रहे हो, ठीक है, देखो मैं आपके लिए बहुत अच्छा घर बनाती हूँ, ये घर है, ठीक है, ये मैंने आपके लिए घर बनाया, और जितना टाइम के लिए आप इस घर में रहे हो वो टाइम पीरियड, ओके, और जितना टाइम आपने इसको लेट आउट किया, आई रिपीट अगेन, जितना टाइम लेट आउट इंक्लूडिंग, मैंने क्या बोला यहाँ पे, लेट आउट इंक्लूडिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये देखो एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 12 मंथ्स, जितना हमारा 12 मंथ्स का एक्सपेक्टेड रेंट होता है वो ले लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई जितना टाइम ये लेट आउट रहा वो टाइम, और प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स जितना टाइम आप इस घर में रहे, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आएगा, इट विल बी कंप्यूट फॉर पीरियड इंक्लूडिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि ये पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड निकल कर आ जाएगा। इसमें हम वेकेंट पीरियड को नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, वेकेंट पीरियड को नहीं, मैंने अभी आपको वेकेंट पीरियड का इसमें वर्ड यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, ताकि आपको टेंशन ना हो। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको यहाँ पर क्या शामिल करना है। ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, जस्ट वेट। अब देखो ये जो घर है लेट आउट पीरियड है, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे लेट आउट पीरियड को शामिल करेंगे, ये देखो लेट आउट पीरियड शामिल करेंगे, और सेकंड हम क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपका घर क्या है 10 महीने किराए पर रहा है एंड वेकेंट है, वेकेंट को तो हमने लेना ही नहीं, भूल जाओ, माइंड से निकाल दो उसको, 2 मंथ्स का है, क्या है 2 मंथ्स आपका वेकेंट है, इसको हमें लेना ही नहीं है, तो आपका प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, यहाँ पे 10 मंथ्स करो, ये गलती से 2 मंथ्स लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे 10 मंथ्स लिखो आप, 10 मंथ्स, तो वो आपका प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, 10 मंथ्स होगा, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 10 मंथ्स हो जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखोगे, मान लो कि आपका लेट आउट कितना टाइम रहा है, 12 मंथ्स होते हैं ना एक साल में, 7 मंथ्स आपका क्या रहा है, रेंट पे रहा, वेकेंट रहा वो 3 मंथ्स, ठीक है, नेक्स्ट आपका वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा 2 मंथ्स। तो अब आपको इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट आपको क्या निकालना है, जितना पूरे ईयर का रेंट होगा वो, उसको डिवाइड करोगे 12 से, और मैंने आपको बोला था इसमें हम क्या लेंगे, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड को लेंगे, ठीक है, लेट आउट और
सेल्फ ऑक्यूपाइड को लेंगे, ठीक है। यानी कि लेट आउट कितने टाइम है 7 मंथ्स और सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या रहा है वो 2 मंथ्स, तो यहाँ पर क्या हुआ वो 9 मंथ्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 मंथ्स को हम यहाँ ले लेंगे। ओके, आया समझ में? यस और नो? आया समझ में तो इनबॉक्स में लिखो मुझे यस मैम। सभी बच्चे कमेंट करेंगे यस मैम समझ में आया। नहीं आया तो अब दोबारा इसको देखो या मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें हम क्या शामिल करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय और सॉरी डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय मंथली फॉर विच प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट, जितना टाइम आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट रही है उस और उसमें प्लस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। एग्जांपल मैंने आपको बताया, यहाँ पे लेट आउट आपका रहा है 10 मंथ्स और वेकेंट है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, वेकेंट पीरियड को तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 मंथ्स। यहाँ पे 10 मंथ्स कर लेना भाई, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पर 10 मंथ्स आएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है 7 मंथ्स आपका लेट आउट रहा है और 3 मंथ्स आपका क्या रहा है वो वेकेंट रहा है और सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है क्या वो आपका 2 मंथ्स है, तो आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कितने टाइम का हो जाएगा 9 मंथ्स का हो जाएगा, ठीक है, टोटल हो जाएगा 9 मंथ्स। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले बता चुकी हूँ, यदि आपका एक्चुअल रेंट क्या है प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो उसको हम क्या मानेंगे ड्यू टू वैकेंसी। क्या मानेंगे ड्यू टू वैकेंसी। आई रिपीट अगेन, आपका एक्चुअल रेंट प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो उसको हम ड्यू टू वैकेंसी मानेंगे और वो क्या होगा GAV हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी एक्चुअल रेंट होगी। इफ़ यदि आपका एक्चुअल रेंट कम है या फिर इक्वल है किसके प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट के, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट के, तो हम उसको क्या मानेंगे नॉट ड्यू टू वैकेंसी रादर देन ड्यू टू अदर फैक्टर। तो हमारा प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी ER होगी, एक्सपेक्टेड रेंट होगी। मैम मैं हमको एग्जांपल दो ना, दे रही हूँ। अभी हम आज के क्लास में हम सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और अच्छे से आसानी से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 4 houses which are all let out and are covered by rent control act from the following particulars. Find out the gross annual value। अब यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, पहले तो आप इस क्वेश्चंस की फोटो ले लीजिए, ठीक है, यहाँ अपनी नोटबुक में उतारिए या क्वेश्चंस की फोटो ले लीजिए। अब यहाँ पे इसने क्या बताया, मिस्टर एक्स के क्या है 4 घर है। फर्स्ट हाउस उसका क्या है म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है चारों घरों की में, ठीक है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट दे रखा है। आई रिपीट अगेन, मैंने आपको वहाँ क्या बताया था पहले, जो हमें क्या है कंपैरिजन करना है फेयर रेंट का और म्यूनिसिपल रेंट का, मैं आपको दिखा देती हूँ वहाँ पे कहाँ है, चलो भाई एक सेकेंड भाई, क्या हो रहा है। ये देखो मैंने यहाँ आपको बताया था फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। आई रिपीट अगेन, पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए किससे कंपैरिजन करना है, फेयर रेंट का और म्यूनिसिपल रेंट को पहले कंपेयर करना है, इन दोनों में से जो भी हायर आता है फिर आपको स्टैंडर्ड रेंट से उसको कंपैरिजन करना है, फिर विच एवर इज लो करके जो भी आता है वो हमारा क्या होगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ओके। अब देखिएगा यहाँ आराम से, हमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, मिस्टर एक्स है, उनके 4 हाउस है और उसके हमने क्या निकालनी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। अपनी कॉपी पेन लेकर आराम से बैठिएगा, कैलकुलेटर भी, ठीक है। आज की क्लास में कैलकुलेटर तो रिक्वायर नहीं है लेकिन नेक्स्ट क्लास में लेकर आइएगा आप, ओके। देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू हमें क्या दी हुई है फर्स्ट हाउस की 30,000, फेयर रेंट कितना दिया हुआ है 36,000। हमें कंपेयर किसको करना होता है 36,000 और 30,000 को हमें कंपेयर करना है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट।
विच एवर इज़ हायर, हमें पता है, मैंने आपको बताया था हम इसको हायर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आई है इसको हम किससे कंपैरिजन करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड रेंट से जो हायर अमाउंट है वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या बताया था, स्टैंडर्ड रेंट से वो कभी भी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, विच एवर इज़ लो का इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। विच एवर इज़ लो कितना हो गया, 30,000। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब ये जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो हमारा निकल कर आया है इसको हमें किससे कंपैरिजन करना है, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन आपको देगा, ओके। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। यदि एक्चुअल रेंट आपका ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो क्या होगा, आपकी जीएवी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल रेंट। अब यहाँ पर एक्चुअल रेंट कितना है, 40,000 ज़्यादा है किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से, तो वो हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल कर आ गई एक्चुअल रेंट, ओके। अब सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है, म्यूनिसिपल वैल्यू 26,000 और फेयर रेंट कितना दे रखा है, 28,000। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर, कितना है ये 28,000 है फेयर रेंट, और म्यूनिसिपल वैल्यू हमारी कितनी है 26,000। अब इन दोनों में से जो हायर होगा हम यहाँ ले लेंगे और इसको हम किससे कंपैरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना दे रखा है, देखो भाई बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितना है स्टैंडर्ड रेंट, 35,000। अब आपको, आप बोलोगे मैम को पता कैसे लगेगा कि मैम हम बोल रहे हैं या नहीं रहे, अरे शैतानो तुम कमेंट करोगे तो मुझे पता नहीं लगेगा क्या, 35,000। अब इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 28,000, जो कि ये स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, विच एवर इज़ लो, माइंड में रखना, ठीक है। 28,000 आ गया। अब इसको हम किससे कंपैरिजन करेंगे, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है, जल्दी बोलो, कमेंट करो, 30,000। कितना आ गया, 30,000। अब इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। आपके बुक्स में दे रखा होगा विच एवर इज हायर, ये तोते की तरह आपको रटवाया होता है, लेकिन आपको रटना नहीं है, हमें क्या है, एक एक कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में लेके चलना है, ओके। अब यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से कौन सा ज़्यादा है, 30,000, यानी कि एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, किस लिए, तो हमारी जीएवी क्या होगी, एक्चुअल रेंट यानी कि 30,000। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या करें, फेयर रेंट हमारा कितना है 30,000, ठीक है, और म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 35,000, और इसमें से हम क्या लेते हैं, विच एवर इज हायर, हायर कितना हुआ 35,000। अब जो 35,000 जो हमारा निकल कर आया इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, 36,000 से। अब 36,000 तो हमारा ज़्यादा हो नहीं सकता स्टैंडर्ड रेंट से, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट हमारा क्या है, हमेशा जो अमाउंट निकल कर आती है और उसको हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 36,000, तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, विच एवर इज लो। विच एवर इज लो में हमारा कितना आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर 35,000 आ जाएगा। 35,000 निकल कर जो आएगा उसको हम किससे करेंगे, 32,000 से हम उसको कंपेयर करेंगे। ये देखो मैं अभी आपको बताती हूँ, ये देखो फेयर रेंट हमारा कितना है यहाँ पे 30,000, और म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है हमारी 35,000 निकल कर आई ना। अब ये हायर अमाउंट हमारी कितनी निकल कर आ गई 35,000। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड रेंट से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आया 35,000, ठीक है। अब एक्चुअल रेंट आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो ऊपर 32,000, ठीक है, 32,000 आ गया इसमें। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। अब एक सेकेंड, एक्सपेक्टेड रेंट से इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कितना है 35,000। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कहाँ है ध्यान आपका, देखो इधर, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 35,000 और एक्चुअल रेंट 32,000, ओके। अब देखो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से। पहले के जो दो केस थे उनमें क्या आया था हमारा निकल कर, एक्चुअल रेंट हमारा ज़्यादा निकल कर आया था। अब यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये ड्यू टू वैकेंसी है और नोट। यदि आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा निकल कर आता है तो हम ये मान कर चलेंगे, ये हम अजम्पशन लेकर चलेंगे कि ये नो ड्यू टू वैकेंसी है, नो ड्यू टू वैकेंसी है, और वो हमारा एक्चुअल रेंट क्या है, कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी 35,000।
ठीक है। आई रिपीट अगेन, यदि आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज़्यादा निकल कर आता है तो हम अजम्पशन लेकर चलेंगे कि ये नॉट ड्यू टू वैकेंसी है और ये हमारा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 35,000 होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट केस है हमारा फोर्थ केस। अब देखो इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट कंपैरिजन करो, 36,000 और 30,000 विच एवर इज हायर। हायर कितना हो गया, 36,000। ठीक है, 36,000 आपका हायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। 36,000 को हम कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से आपका ये जो हायर अमाउंट निकल कर आती है कभी भी ज़्यादा नहीं होती। इन दोनों में से हम क्या लेंगे, विच एवर इज लो। ठीक है, विच एवर इज लो की अमाउंट हम लेंगे। लो कितना हो गया यहाँ पे, 36,000। ठीक है, अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको। फिर जो ये अमाउंट निकल कर आएगी तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट से हमारा देखो ये एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पर कितना निकल कर आया, ये देखो फेयर रेंट कितना था 36,000 और म्यूनिसिपल रेंट कितना है 36,000। इसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना है 40,000 और हायर जो अमाउंट निकल कर आई है वो कितनी है 36,000। अब इन दोनों को विच एवर इज लो करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा निकल कर आया एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, ये कितना निकल कर आया 36,000। समझ में आ रहा है या नहीं, या मैं ऐसे बोलने जा रही हूँ। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन करना है हमें किससे, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट देखो कितना है 32,000 और इसको हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन क्या करेंगे, हम पहले अपनी लिस्ट में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि ड्यू टू वैकेंसी है या नहीं है, कैसे है। अब एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ रहा है ना भाई, अब मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड रेंट यदि आपका ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वो अजम्पशन मानेंगे नॉट ड्यू टू वैकेंसी है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट आगे क्वेश्चंस आएगा, मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको सिंपली क्वेश्चंस बता रही हूँ। ओके, ये हम क्या मानेंगे, नॉट ड्यू टू वैकेंसी है, इसलिए हमारा जो है ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगा 36,000। ठीक है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट को कंपेयर किया, हायर आ गई जो अमाउंट, उसको हम करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। और फिर विच एवर इज लो आया उसको हमने कंपेयर किया एक्चुअल रेंट से। जो एक्चुअल रेंट निकल कर आया है और जो एक्सपेक्टेड रेंट आया है तो वो देखेंगे कम है या ज़्यादा है। यदि एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज़्यादा है तो वो क्या होगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू ड्यू नॉट ड्यू टू वैकेंसी होगी, वो क्या होगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू 36,000। ओके, समझ में आया। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।